नमस्कार, मैं नीतू अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर मानव विज्ञान, आज आपके समक्ष BANC 134 फंडामेंटल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व कोर्स पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। ये आपका कोर्स 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या पुरातात्विक मानव विज्ञान का परिचय है। दूसरा खंड काल निर्धारण पद्धतियों एवं अतीत के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, इस पर आधारित है। और तीसरा खंड प्रागैतिहासिक संस्कृतियों पर आधारित है। आज हम ब्लॉक 1 या खंड 1 पुरातात्विक मानव विज्ञान के परिचय में यूनिट 1 और यूनिट 2 इकाई 1 और इकाई 2 पर चर्चा करेंगे। इकाई 1 में पुरातात्विक मानव विज्ञान का उद्भव एवं कार्यक्षेत्र, इकाई 2 पुरातात्विक मानव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। पुरातात्विक मानव विज्ञान की शाखा है जिसमें हम मानव के अतीत एवं उसकी संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक मानव विज्ञान को अक्सर मृतकों के नृविज्ञान या विलुप्त समाजों के नृवंश विज्ञान या विलुप्त संस्कृतियों के अध्ययन या सांस्कृतिक नृविज्ञान का भूतकाल के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसमें हम क्या, कहाँ और कब हुआ, इस पर इन प्रश्नों के उत्तर की खोज करते हैं और इसके अलावा हम कैसे और क्यों हुआ, इसके उत्तर की भी खोज करते हैं। यह एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम अतीत में जो संस्कृति या हुई हैं उनके बारे में हम उनके अवशेषों के द्वारा, उनके अवशेषों के डॉक्यूमेंटेशन, उनके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के द्वारा हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अवशेषों में स्टोन टूल्स, मिट्टी के बर्तन, जैविक अवशेष और सेडिमेंट्स के द्वारा हम जो है मानव के अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पॉल बान के अनुसार पुरातत्व जो है प्राचीन का अध्ययन है और इसमें जो है हम विलुप्त समाजों को उनके भौतिक अवशेषों के द्वारा उनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि विलुप्त समाजों में हमें भौतिक अवशेष के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। उनके भौतिक अवशेष हमें उन स्थानों की खुदाई या उनके एक्सप्लोरेशन से मिलते हैं और उसको हम जो है एनालाइज करके उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जूलियन थॉमस ने बहुत सही कहा है कि हमारी पुरातात्विक परिकल्पना हमें वहां जाने की अनुमति देती है जहां हम कभी भी यात्रा नहीं कर सकते, यानी कि हमारे अतीत में, और अलग अलग तरीके से हमें उन वस्तुओं के बारे में और हमारे पुराने दैनिक अनुभव के बारे में सोचने की क्षमता प्रदान करता है। एक पुरातत्वविद हैं एलिसन वाइली, उन्होंने कहा है कि पुरातत्वविद चीजों से सोचते हैं, मतलब दे थिंक फ्रॉम थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स से सोचते हैं। इसका मतलब है कि पुरातत्व जो है उसमें हम मटेरियल कल्चर या ऑब्जेक्ट्स पर जोर है, क्योंकि पुराने संस्कृतियों के बारे में जानने के लिए हमारे पास सिर्फ उनके मटेरियल कल्चर के ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं जिनके द्वारा हम उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से पुरातत्व विज्ञान में हम 3 प्रमुख लक्ष्य हैं हमारे। हम जो है पुरातात्विक संस्कृतियों के कालक्रम का निर्माण करने की कोशिश करते हैं और उनकी जो जीवन पद्धतियां हैं, विलुप्त प्राय संस्कृतियों की जीवन पद्धतियों के पुनर्निर्माण की भी कोशिश करते हैं। और हम जैव सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की खोज करते हैं जिनके द्वारा जीवन यापन हुआ था। एक व्यापक अर्थ में अगर कहें तो पुरातत्व
मानव गतिविधि क्षेत्रों की खोज है, एक्टिविटी ज़ोन्स की खोज है। उन एक्टिविटी ज़ोन्स को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको एनालाइज़ करते हैं उनके मटीरियल रिमेन्स या अवशेषों से। और इसमें हम उन आर्टिफैक्ट्स का अध्ययन करते हैं जो मानव ने निर्मित किए थे अपने जीवन यापन के लिए, और उससे हम मनुष्य के उद्विकास के बारे में और मानव संस्कृतियों के उद्विकास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें हम सिर्फ पुराने आर्टिफैक्ट्स, मतलब कि उन विलुप्त प्राय संस्कृतियों के आर्टिफैक्ट्स के अलावा आजकल हम जीवित मानव समूहों के वस्तु व्यवहार या एथनो आर्कियोलॉजी या प्राइमेट स्टडीज के द्वारा भी और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी के द्वारा भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि मानव संस्कृतियां किस प्रकार से फलीभूत हुई होंगी। पुरातात्विक मानव विज्ञान में हम प्रागैतिहासिक, प्राचीन और विलुप्त प्राय संस्कृतियों और पुराने गैर साक्षर समाजों के ज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम ऐतिहासिक और समकालीन समूहों के लिए भी लिखित जो स्रोत हैं उनका भी पूरक पुरातात्विक मानवशास्त्र है। पुरातात्विक मानवशास्त्र सिर्फ प्रागैतिहास या प्राचीन संस्कृतियों के बारे में नहीं, पुरातात्विक मानव विज्ञान में हम वर्तमान के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि प्राचीन स्थान और वस्तुएं आधुनिक सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के प्रतीक हैं। उसके अलावा जो प्राचीन मानव ने जिस प्रकार पर्यावरण परिवर्तन से अपने आप को अनुकूलित किया, उसके जो मॉडल्स हैं वो आज की आधुनिक दुनिया में भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आज के युग में किस प्रकार पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में हमें एक उन मॉडल से जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि पुरातात्विक मानव विज्ञान का ओरिजिन क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, तो हम ये देख सकते हैं कि पुरातात्विक मानव विज्ञान पुनर्जागरण के समय में यूरोपीय देशों में जब प्राचीन ग्रीस और रोम के बारे में जानकारी के बारे में क्यूरियोसिटी हुई, उस समय प्राचीन ग्रीस और रोम की जो क्लासिकल एंटिक्विटीज थी वो उजागर हो रही थी, और उनको समझने के लिए जो है लोगों में उत्सुकता हुई। उसके अलावा यूरोपियन ट्रैवलर्स, मिशनरीज और स्कॉलर्स जो है यूरोप, क्योंकि उस समय जो है कई देशों को कॉलोनाइज कर रहा था, तो उस कॉलोनाइजेशन के दौरान उन्हें जो है एक डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस मिला, जहाँ पर उन्हें लगा कि दुनिया सिर्फ हमारे जैसी नहीं है, दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। तो उसको समझने के लिए भी जो है उन्होंने कोशिश की, और इस खोज में जो है धीरे धीरे उन्हें जो है जैसे विलुप्त प्राय संस्कृतियों के अवशेष मिलने लगे, जो कि विलुप्त प्राय जीव जंतुओं के साथ मिल रहे थे, जैसे कि फ्रांस में सोम नदी के किनारे बूशे द बर्थ्स को जो है एक्सटिंक्ट फॉसिल्स या विलुप्त प्राय जीव जंतुओं के अवशेषों के साथ कुछ पत्थर के औजार मिले, जिनको उन्हें लगा कि ये जो है सिर्फ पत्थर नहीं है, ये कुछ मानव द्वारा निर्मित उपकरण हैं, और उन्होंने इसको साबित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय उनकी बात लोगों ने नहीं स्वीकार की। लेकिन इस तरह के कई प्रयास हुए जहाँ पर जो है विलुप्त प्राय जीव जंतुओं के साथ जो है मानव के संस्कृति के अवशेष मिल रहे थे, जिनको लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि ये आज के नहीं हैं, ये बहुत पुराने काल के अवशेष हैं, क्योंकि उस समय यूरोप में
ये एक क्रिश्चियन चर्च में एक ये धारणा थी कि अ दुनिया की उत्पत्ति जो है वो बहुत सिर्फ 5,000 साल, 6,000 साल पुरानी है और उससे पुरानी नहीं है। लेकिन इन विलुप्त प्राय जीवों को देखकर ये समझ में आने लग गया कि दुनिया बहुत पुरानी है और मानव संस्कृति भी बहुत पुरातन है। फिर 19वीं शताब्दी में डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत एवं प्राकृतिक चयन के सिद्धांत ने जो है अ, एक लैंडमार्क एस्टैब्लिश किया जिसमें जो है हमारे सारे साइंस को बदल दिया। और अब जो है धीरे-धीरे लोगों ने ये एक्सेप्ट करना चालू कर दिया कि जो हमें एक्सटिंक्ट कल्चर्स के रिमेन्स मिल रहे हैं, वो हमारे डीप पास्ट की जानकारी दे रहे हैं। इसमें जो है बूशर द पर्ट्स के जो प्लीस्टोसीन में सोम रिवर ग्रेवल के से जो उ अवशेष मिले थे, उनको जोसेफ प्रेस्टविच और जॉन एवांस ने फिर से ये साबित किया कि ये हमारी विलुप्त प्राय मानव संस्कृति के ही अवशेष हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है शुरुआत में पुरातात्विक मानव विज्ञान एक वर्णनात्मक विज्ञान था, जिसमें कि हम जो भी हमें मानव संस्कृतियों के अवशेष मिल रहे थे, उसको हम डॉक्यूमेंट कर रहे थे, उसको हम एनालाइज कर रहे थे और उसको हम परिभाषित करके, उसको इंटरप्रेट करके हम मानव संस्कृति के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। धीरे-धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, यह एक व्याख्यात्मक डिसिप्लिन के रूप में विकसित हुआ, जहाँ हम सिर्फ कल्चरल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात नहीं कर रहे थे, अब हम कल्चरल प्रोसेसेस या एक्टिविटी ज़ोन्स के पीछे क्या कारण थे जिसकी वजह से ये मानव एक्टिविटी ज़ोन्स हमें दिखे, किन प्रोसेसेस से जो है मानव के ये एक्टिविटी ज़ोन्स बने, मानव की जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हुआ, इस पर जो है धीरे-धीरे ध्यान केंद्रित होने लगा। इससे पहले हम ये भी बात कर लें कि 19वीं शताब्दी के दौरान प्रागैतिहासिक आर्टिफैक्ट्स जो थे, वो कई लोगों ने जो है ये एंटीक्वेरियनिज्म के दौरान जो है कई लोगों ने उसका संग्रह करना चालू किया, क्योंकि जैसे-जैसे यूरोपियन कॉलोनाइज़र्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स और मिशनरीज़ जगह-जगह पर घूम रहे थे, इन्हें ये अवशेष मिल रहे थे और क्योंकि क्यूरियोसिटी के कारण ये इन्हें संग्रहित कर रहे थे। धीरे-धीरे इस प्रकार से जो है कई संग्रहालयों का भी गठन हुआ, जैसे कि एशमोलियन म्यूज़ियम जो है ऑक्सफोर्ड में, उसका भी गठन इसी प्रकार से हुआ। इसी प्रकार से कोपेनहेगन में नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम की स्थापना हुई। वहाँ पर एक पुरातत्वविद थे, क्रिश्चियन गुर्गेन थॉमसन। इनको जो है ये टास्क दिया गया कि जो भी उनका संग्रह था उसको कैटलॉग किया जाए। इनके पास एक बहुत बड़ी वो थी कि इसको किस प्रकार से विभाजित किया जाए, वर्गीकृत किया जाए। तो इन्होंने उसको जो है मटेरियल के आधार पर किस प्रकार की सामग्री पर वो निर्मित है, उसके आधार पर इन्होंने उसको वर्गीकृत किया और इस प्रकार उन्होंने 3 खंडों में इसे वर्गीकृत किया। पाषाण से बने उपकरण, कांस्य से बने उपकरण और लौह से बने उपकरण। फिर इन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये कालानुक्रम में भी व्यवस्थित रूप से बैठते हैं, तो इन्होंने इसको जो है पाषाण युग को सबसे पुराने औजार उपकरण के रूप में माना, उसके बाद कांस्य युग और उसके बाद लौह युग। इस 3 युग प्रणाली को जो है आज की तारीख में भी विश्व में पुरातत्व में आधार
विश्व पुरातत्व का ये आधार बन गया है। इनकी ये जो गाइड बुक है ये 1836 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने इस 3 युग प्रणाली या 3 एज सिस्टम को अ, परिभाषित किया और उस पर अपने विचारों को प्रकट किया। इससे पहले भी इनकी गाइड बुक के प्रकाशित होने से पहले भी स्कैंडिनेविया में जो पुरातत्वविद थे इस 3 एज सिस्टम को पहले ही स्वीकार कर चुके थे। 3 एज सिस्टम में सबसे पहला युग है पाषाण युग या स्टोन एज, कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज, लौह युग या आयरन एज। पाषाण युग को बाद में जॉन लोबॉक ने पुरापाषाण या पेलेलिथिक और नवपाषाण या नियोलिथिक काल में उपविभाजित किया। उसके बाद रेबो ने 1873 में ताम्रयुग और मेसोलिथिक को परिभाषित किया। अब जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्रागैतिहासिक पुरातत्व में हम पुरातात्विक मानव विज्ञान में हम प्रागैतिहासिक पुरातत्व पर जोर देते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व में हम उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई लिखित अवशेष नहीं है या कोई ऐतिहासिक लिखित रिकॉर्ड नहीं है। उन संस्कृतियों के अध्ययन करते हैं जिनके बारे में हमारे पास या जो लिखित रिकॉर्ड से पहले की हैं, जो प्री अर्बन या हंटर फोरेजर्स या अर्ली फार्मिंग सोसाइटी से संबंधित हैं। अब इसमें जो है पश्चिमी यूरोप में प्रागैतिहासिक काल आमतौर पर रोमन उपनिवेश के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन भारत में, इजिप्ट में, वेस्टर्न एशिया में और चाइना में ये बहुत पहले खत्म हो जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में ये बहुत बाद तक प्रागैतिहासिक काल चलता रहा। अगर हम भारत में पुरातात्विक मानव विज्ञान के विकास की बात करें तो भारत में भी जैसे ब्रिटिश शासन हुआ और ब्रिटिश मिशनरीज, ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स जो है जगह जगह पर जाने लगे, उन्हें जो है पुरातात्विक अवशेष मिलने लगे। इसमें से कर्नल मेडोज टेलर जो है उनका नाम सर्वप्रथम आता है। उनकी रुचि जो है दक्षिण भारतीय महापाषाणों पर केंद्रित थी। उसके अलावा 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने और 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुचे ने जो है पुरावशेषों की खोज और एनालिसिस शुरू किया। अलेक्जेंडर कनिंघम का ध्यान जो है ऐतिहासिक काल की वस्तुओं पर केंद्रित था, जबकि रॉबर्ट ब्रूस फुच का ध्यान जो है पाषाण युगीन वस्तुओं पर केंद्रित था। रॉबर्ट ब्रूस फुच ने सबसे पहले चेन्नई के निकट पलवरम नामक स्थान से सबसे पुराने पुरापाषाण कालीन हस्त कुठार की खोज की और इसको जो है भारतीय प्रागैतिहास का जन्म कहा जाता है। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुच को भारतीय प्रागैतिहास का जनक भी कहा जाता है। और ये डिस्कवरी जो है दुनिया में प्रीहिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स की जो एक्सेप्टेंस थी कि प्रागैतिहासिक काल में मानव इस प्रकार के अवशेष निर्मित करता था, उससे बहुत बाद की नहीं है। बाद में जो है एसीएल कार्लाइल ने भी जो है मिर्जापुर में जो है मेसोलिथिक गुफा चित्रों और माइक्रोलिथ्स की खोज की। फिर 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्यादातर जो है ऐतिहासिक पुरातत्व पर इसका जोर है, लेकिन एक प्री हिस्ट्री ब्रांच है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व की भी एक ब्रांच है, जो कि इसमें 1950s में आरवी जोशी ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद अगर हम भारतीय प्रागैतिहास की चर्चा करें तो इसमें एक लैंडमार्क इवेंट जो है वो
जीचेरा और पेटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन था। येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन का मुख्य कार्य जो है कश्मीर घाटी, पोटवार प्लेटो और नर्मदा घाटी में जिस प्रकार से यूरोप में अल्पाइन हिमनदों के काल अनुक्रम को एस्टैब्लिश किया गया था, उससे जो है नर्मदा घाटी, कश्मीर घाटी और पोटवार प्लेटो में उसके साथ उसका संबंध जोड़ना था। इसके बाद भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व को विकसित करने में सबसे ज़्यादा प्रयास जो है हसमुख धीरज लाल संकालिया जी का है। इनके नेतृत्व में डेक्कन कॉलेज में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और उनके द्वारा प्रशिक्षित छात्र जो है इन्होंने पूरे भारत में जो है पुरातात्विक स्थलों की खोज करना चालू की और उसका विश्लेषण किया। संकालिया जी ने इंटरडिसिप्लिनरी अनुसंधान पर या अंतः विषय अनुसंधान पर जोर दिया, जो धीरे धीरे पूरे भारत में प्रागैतिहासिक मानव विज्ञान का एक इसका फोकस बन गया। इसके बाद डेक्कन कॉलेज पूना में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जो डिपार्टमेंट है, इसके साथ ही साथ बनारस में, इलाहाबाद में, बड़ौदा में और भी कई जगहों पर धीरे धीरे पुरातात्विक मानव विज्ञान के विषय पर खोज होने लगी। प्रारंभिक चरण में सिर्फ डिस्कवरी पर जोर था, लेकिन आज की तारीख में जो है हमारा फोकस जो है जैविक और सांस्कृतिक उद्विकास किस प्रकार हुआ, मानव संस्कृति का ओरिजिन किस प्रकार हुआ, माइग्रेशन पैटर्न किस प्रकार से था और ह्यूमंस ने किस प्रकार से पर्यावरण के साथ अनुकूलन किया, इसके बारे में हम प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम पुरातात्विक मानव विज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लिखित अवशेष हमारे पास सिर्फ 5000 साल पूर्व से ही हैं। उससे पहले जो है हमारे पास जो 3 से 5 मिलियन साल का जो काल है जिसमें हमें मानव निर्मित उपकरण मिलते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी सिर्फ पुरातत्व के द्वारा ही मिलती है। और पुरातात्विक रिकॉर्ड जो है वो हमें एक निष्पक्ष विचार देता है, क्योंकि ये मटेरियल रिकॉर्ड पर आधारित है। फिर भी इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जैसे कि इसमें डिफरेंशियल प्रिजर्वेशन और सैम्पलिंग बायस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें पुरातात्विक मानव विज्ञान की, तो आज पुरातात्विक मानव विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है, जिसमें कई अलग अलग प्रकार के पुरातत्व भी शामिल हैं, लेकिन इनका जो दृष्टिकोण है वो एक ही प्रकार का है, जैसे कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व या ऐतिहासिक पुरातत्व, जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। पुरातत्व आज की तारीख में हाल के ऐतिहासिक कालों में भी योगदान देता आ रहा है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो है कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल जो कल्चर्स हैं, इंडिजिनस कल्चर्स हैं, उनके बारे में, या यूरोप में मेडिवल और पोस्ट मेडिवल आर्कियोलॉजी का भी चलन है। बहुत सारे ऐसे नए स्पेशलाइजेशंस आ गए हैं पुरातात्विक मानव विज्ञान में, जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम अगर मेरे दिमाग में आता है तो वो है एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी या पर्यावरणीय पुरातत्व का। इसमें हम जो पुरातत्वविद हैं वो अन्य विज्ञानों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों या जो मिट्टी
के हमारे रिमेन्स हैं, जिसमें हमें मानव अवशेष मिलते हैं, उसके अध्ययन से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि मानव ने अतीत में बदलते पर्यावरण के साथ किस प्रकार अनुकूलन स्थापित किया। पिछले 40 वर्षों में हम अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की भी बात करते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि पर्यावरण बदलता आ रहा है, तो सी लेवल में भी चेंज हुआ है। सी लेवल में चेंज होने की वजह से कई ऐसी संस्कृतियां हैं जो आज की तारीख में समंदर अ, में डूब गई हैं। ऐसे समुद्र में जो अ, विलुप्त हो गई संस्कृतियों पर प्रकाश डालने के लिए अंडर वाटर आर्कियोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एथनो आर्कियोलॉजी या नृवंश विज्ञान जो है, वो भी एक स्पेशल डिसिप्लिन बन गया है, जिसमें हम पुरातात्विक रिकॉर्ड को समझने के लिए आज जो कल्चर्स हैं, जैसे कि जो लिविंग कल्चर्स हैं, उनके मटेरियल कल्चर की स्टडी करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुरातात्विक जो अवशेष थे, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उनका गठन कैसे हुआ, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। अ, और इसमें हम एथनो आर्कियोलॉजी में फॉर्मेशन प्रोसेसेस पर भी जोर दिया गया है। पर्टिकुलरली हम एक लुई बिनफर्ड द्वारा एक स्टडी यहाँ पर साइट करना चाहेंगे, जिन्होंने अलास्का में न्यूनमिच एस्किमोस पर स्टडी की थी, और उन हंटर फोरेजर्स के द्वारा कैसे जो है आखेट किया जाता था, और उनके जो बोन के रिमेन्स थे वो किस प्रकार से जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, और उसका जो फॉर्मेशन है उसके बारे में उन्होंने अध्ययन करके पुरातात्विक जो अवशेष हैं उनके बारे में हमको जानकारी देने की कोशिश करी। आज की तारीख में अगर हम बात करें 21वीं सदी में, तो पुरातत्व में हम कोको कोला बॉटल्स या बियर कैंस के डिजाइन्स या वॉर क्राइम्स में जो बोस्निया, वेस्ट अफ्रीका या इराक में जो वॉर क्राइम्स हुए हैं, उनकी जो जांच है उसमें जो फोरेंसिक पैथोलॉजी का इस्तेमाल है, उसमें भी हम पुरातात्विक मानव विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट था जो विलियम रात्जे द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका नाम है गार्बेज प्रोजेक्ट। इसमें उन्होंने एरिज़ोना में टक्सन में जो है लोगों के कचरे का अध्ययन किया और उस कचरे से उनके कंजम्पशन पैटर्न के बारे में जानने की कोशिश करी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुरातात्विक मानव विज्ञान सिर्फ अतीत की संस्कृतियों के बारे में नहीं, पुरातात्विक मानव विज्ञान हमें आज के संदर्भ में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान के जो एयरफील्ड्स थे या जो गन एम्प्लेसमेंट साइट्स थी, उन्हें आज प्राचीन स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। या कोल्ड वॉर के समय के जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज थी या बर्लिन वॉल थी, इनको भी आज जो है संरक्षित किया गया है। इसके अलावा जो ट्विन टावर्स थे, जो 11 सितंबर 2001 को जिनका विनाश हो गया, वो उस ग्राउंड जीरो को भी आज संरक्षित पुरातात्विक संरक्षण की एक साइट के इम्पोर्टेंट साइट की तरह से लिया जाता है। तो पुरातात्विक मानव विज्ञान जो है ये एक बहुत व्यापक विषय है, जिसमें नए तरह के सब डिसिप्लिन्स और नए तरह के स्पेशलाइजेशंस जो हैं धीरे धीरे डेवलप होते ही जा रहे हैं।
इसमें हम जियो आर्कियोलॉजी के बारे में भी चर्चा करेंगे। जियो आर्कियोलॉजी जो है, इसमें हम जियोलॉजिकल साइंसेस या अर्थ साइंसेस में जो मेथड्स हैं, उसका प्रयोग करके हम पुरातात्विक अवशेषों और मानव के पर्यावरण के साथ अनुकूलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आर्कियोजेनेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन की तरह से उभर रहा है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या आणविक आनुवांशिकी की तकनीकों का उपयोग करके मानव अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, मानव के माइग्रेशन पैटर्न्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा और भी कई इमर्जिंग एरियाज हैं जो धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुरातात्विक मानव विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। अब अगर हम बात करें पुरातात्विक मानव विज्ञान के बारे में, तो हम इसमें आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो पुरातात्विक मानव विज्ञान है, इसमें मानव संस्कृतियों को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। अगर हम मानव उद्विकास की बात करें तो ये मायोसीन काल में लगभग 7 से 8 मिलियन ईयर्स पहले हुआ, जबकि हमें जो सबसे पुराने पुरातात्विक अवशेष हैं वो मानव द्वारा निर्मित प्रस्तर उपकरण के रूप में लगभग 3.5 मिलियन ईयर्स पहले मिलते हैं। 3.5 मिलियन ईयर्स से अब तक का जो पुरातात्विक अवशेष हैं, उनको हम स्टोन एज में लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक में हम विभाजित करते हैं। और स्टोन एज के अलावा फिर जो है ब्रॉन्ज एज और आयरन एज आती है। स्टोन एज में जो है लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक काल की बात हम करते हैं। लोअर पेलियोलिथिक काल लगभग तब चालू होता है जब हमें मानव निर्मित प्रस्तर उपकरण सबसे पहले मिलना चालू होते हैं, जो कि जैसा कि मैंने अभी बताया वो लगभग 3.5 मिलियन ईयर्स पहले मिलना चालू होते हैं। ये हमें अफ्रीका में सबसे पहले मिलते हैं। इस दौरान जो है दो कल्चर्स, हमें पुरातत्वविदों ने दो कल्चर्स को जो है का विश्लेषण किया है, जिसमें से ओल्डोवान और अशूलियन कल्चर्स हैं। ओल्डोवान कल्चर के जो टूल्स हैं वो हमें अफ्रीका से मिलते हैं। उसके अलावा हमें उस समकालीन टूल्स जो हैं हमें एशिया से और आज की तारीख में भी यूरोप से भी, मेडिटेरेनियन यूरोप से भी हमें जो है मोड 1 टेक्नोलॉजी के टूल्स मिलते हैं। अशूलियन कल्चर की अगर हम बात करें तो ये पूरे ओल्ड वर्ल्ड में हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद आता है मिडिल पेलियोलिथिक कल्चर। मिडिल पेलियोलिथिक कल्चर जो है वो अशूलियन कल्चर के बाद लगभग 300,000 ईयर्स पहले से लेकर करीब 40,000 ईयर्स तक चला। इसमें जो है मिडिल पेलियोलिथिक के दौरान जो है जो मानव थे वो पूरी दुनिया में अलग अलग, इस समय बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति थी जिसमें कई प्रकार के टूल संग्रह और कई प्रकार के मानव के अवशेष हमको मिलते हैं, जिसमें से निएंडरथॉल्स, होमो heidelbergensis, आर्किक होमो सेपियंस, डेनिसोवा मैन और भी कई तरह के मानव के अवशेष हमको मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अपर पेलियोलिथिक काल जो है वो लगभग 50,000 साल से लेकर 10,000 साल तक चलता है, जिसमें जो है ब्लेड पर आधारित उपकरण हमें मिलते हैं। मिडिल पेलियोलिथिक में जो टूल्स हैं वो फ्लेक पर आधारित हैं, जबकि अपर पेलियोलिथिक में ब्लेड पर आधारित पॉइंट्स और बोन टूल्स भी मिलते हैं। ये ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स टूल्स हैं जिनको कि बोन या वुडन उसमें जो है जोड़कर इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद मेसोलिथिक काल आता है जो लगभग 10,000 से 6,000 वर्ष पूर्व तक रहता है, जिसमें कि हमें माइक्रोलिथ्स जैसे उपकरण मिलते हैं, लघु पाषाण उपकरण। इस समय जो है इससे पहले तक जो संस्कृतियां थीं वो सभी जो है हंटिंग फॉरेजिंग सोसाइटीज थी। माइक्रोलिथिक काल में या मेसोलिथिक काल में सबसे पहले सेमी सीडेंट्री सोसाइटीज हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें कुछ केसेस में पिट ड्वेलिंग्स भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते हैं अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग की तरफ या नियोलिथिक काल की तरफ, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में विकसित हुआ। लगभग 9,000 वर्ष से 5,000 वर्ष पूर्व तक इसका ये काल रहा। इसके बाद आता है कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज, जिसमें हम कैल्कोलिथिक कल्चर्स या सिविलाइजेशन की उत्पत्ति होती है। इसमें जो है हमारी जो इकोनॉमी वो है वो हंटिंग गैदरिंग या फिशिंग से जो है अब एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री पर आधारित हो जाती है और परमानेंट सेटलमेंट या सीडेंट्री लाइफ हो जाती है। फिर लौह युग आता है जिसमें कि आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत तेजी से विकसित होता है, ट्रेड प्रॉस्पर होता है और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुरातात्विक मानव विज्ञान का जो काल है वो 3 मिलियन ईयर्स से लेकर अब तक के कालक्रम को हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें हम ना सिर्फ अतीत के बारे में जानकारी लेते हैं बल्कि हम कई बार जो है मानव की जो आज की संस्कृति है उसके बारे में भी हमें अच्छी तरह से समझने में पुरातात्विक मानव विज्ञान सहायक सिद्ध होता है। अब हम अपना फोकस जो है यूनिट 2 पर केंद्रित करते हैं। यूनिट 2 में हम पुरातात्विक मानव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है इस पर चर्चा करेंगे। अगर हम पुरातात्विक मानव विज्ञान की बात करें जिसमें कि हम अतीत के संस्कृतियों के मटेरियल रिमेन्स या पुरावशेषों के द्वारा हम उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि हम पुरावशेषों के द्वारा उन संस्कृतियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये जो पुरावशेष हैं ये जब इनका उत्पादन हुआ या इनका उपयोग हुआ या उनको मानव ने फिर से संशोधित करके मॉडिफाई करके उनका उपयोग किया, उस दौरान से लेकर तब तक जब तक पुरातत्वविद उन्हें उत्खनन द्वारा या एक्सप्लोरेशन द्वारा रिकवर करता है, तब तक इसमें जो है कई प्रकार की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं इस पर काम करती हैं और इसको जो है मॉडिफाई करती हैं। और इवन पुरातत्वविद के इसके रिकवरी के बाद भी जो है जब हम इसको अपने लैब में ले जाते हैं उस समय में भी जो है बहुत सारे प्रक्रियाएं इस पर काम करती रहती हैं। तो ये जो पोस्ट डेपोजिशनल प्रोसेसेस हैं जिनका पुरातात्विक अवशेषों पर जो है जो पुरातात्विक अवशेष को जो है ऑल्टर करते हैं, इसके बारे में अगर हमें समझना है कि किस प्रकार से पुरातात्विक अवशेषों को ऑल्टर करते हैं, तो हमें अन्य विज्ञानों की सहायता लेनी पड़ती है। पुरातात्विक विज्ञान में हम भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान, इन सभी विज्ञानों के साथ हम मिलकर जो है अतीत में मानव संस्कृतियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें पुरातत्व की तो इसका संबंध अतीत से है। अगर इसका संबंध अतीत से है तो ये सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये किस प्रकार से इतिहास से भिन्न है।
अगर हम देखें तो व्यापक अर्थों में पुरातत्व विज्ञान जो उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि पुरातत्व जो है इतिहास का भी एक हिस्सा है। अ, इतिहास की जब हम बात करें तो इसमें हम अ, लिखित अभिलेखों द्वारा जो है मानव संस्कृतियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुरातत्व में जो है उन संस्कृतियों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उन संस्कृतियों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो पुरातत्व, इतिहास और नृविज्ञान जो है आपस में जुड़े हुए हैं और हमें जो है अतीत के जो हमारे बिखरे टुकड़े हैं उनको एक साथ पिरोने में सहायक सिद्ध होते हैं। अ, ये भी कहा जा सकता है कि वर्तमान जो है वो अतीत से बना है। प्रेजेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पास्ट एंड द प्रेजेंट हेल्प्स अस टू स्टडी द पास्ट। वर्तमान जो है हमें अतीत का अध्ययन करने में भी मदद करता है। अतीत और वर्तमान जो है वो परस्पर जुड़े हुए हैं और भविष्य को समझने के लिए भी अतीत और वर्तमान आवश्यक है। अगर हम पुरातात्विक मानव विज्ञान की बात करें या नृविज्ञान की बात करें तो नृविज्ञान मनुष्य के किसी भी अन्य विज्ञान की तुलना में नृविज्ञान में सबसे ज्यादा जो है सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं और तंत्रों के अध्ययन और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे इतिहास में भी अब इस पर जोर दिए जाने लगा है और जो न्यू हिस्ट्री है, जैसा कि जैक्स लगॉफ ने कहा है कि न्यू हिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे जो है having become sociological, it has tendencies to become ethnological. अगर हम प्रागैतिहास की बात करें तो प्रागैतिहास जो है लिखित अभिलेखों से पहले की अवधि के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो प्रागैतिहास जो है इसमें हम उन संस्कृतियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जबकि इतिहास को अगर हम नैरो सेंस में देखें तो हम लिखित साक्ष्य के द्वारा जो है अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो एक डिवीजन है, ये एक कन्वीनियंट डिवाइडिंग लाइन है जो ये रिकॉग्नाइज करता है कि लिखित साक्ष्य जो है पिछले 5000 वर्ष से लिखित साक्ष्य जो है वो भी हमारे पास उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पुराना जो हमारे पास संस्कृतियां हैं, उससे पुरानी संस्कृतियों के बारे में जानकारी हमें सिर्फ पुरावशेषों से ही, प्रागैतिहासिक पुरातात्विक विधियों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत हमें इतिहास की सीमा से आगे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं और पुरातात्विक स्रोत विधियों के द्वारा हम उन कालों और स्थानों की समझ में भी हम पुरातात्विक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनके बारे में आज हमारे पास लिखित दस्तावेज या शिलालेख या अन्य साहित्यिक साक्ष्य मौजूद हैं। क्योंकि लिखित जो दस्तावेज हैं, लिखित साक्ष्य में कई बार हमें कॉमन मैन के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है या वो साक्ष्य जो है वो बायस्ड होता है।
तो पुरातत्वविद जो है अ, पुरातात्विक विधियों द्वारा जो है हम अ, लिखित अ, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, उनके बारे में भी पुष्टि कर सकते हैं। तो पुरातत्व और इतिहास के बीच में एक गहन संबंध है। अ, इसके अलावा पुरातत्व का सबसे गहन संबंध जो है वो पृथ्वी विज्ञान या अर्थ साइंसेस से है, जिसमें जियोलॉजी या और ज्योग्राफी सम्मिलित होते हैं। जियोलॉजी या भूविज्ञान अ, वो विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी की सरफेस और उसके इंटीरियर की संरचना, उसके विकास और उसकी आयु के बारे में मूलभूत सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, या भूस्खलन या ज्वालामुखी, या किस प्रकार से पृथ्वी जो है वो धीरे-धीरे विकसित हुई है, इसके बारे में। ज्योग्राफी या भूगोल में हमारा अ, अध्ययन इस बात पर केंद्रित रहता है कि हमारा समाज जो है वो हमारे पर्यावरण के साथ किस तरह से मानव समाजों का क्या संबंध रहा है पर्यावरण के साथ, या ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन के बारे में हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजी या पुरातत्व और पृथ्वी विज्ञान या जियोलॉजी और ज्योग्राफी का एक कॉमन उद्देश्य है। दोनों में ही आमतौर पर हम अतीत में जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, पुरानी घटनाओं के का काल निर्धारण करने की और उनकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। और जो मटेरियल रिमेन्स हैं, नेचुरल मटेरियल्स हैं, उनके द्वारा कल्चर और नेचुरल वर्ल्ड के बीच में जो रिलेशन है उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। पुरातत्व में अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल चेंजेस या पर्यावरणीय जो परिवर्तन है उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वाटरनरी स्ट्रैटिग्राफी जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है हमारे जो पुरावशेष हैं वो अ, मिट्टी की लेयर्स में या स्तरों में हमें मिलते हैं, और इन स्तरों की जो अध्ययन की विधि है उसको हमने जियोलॉजी से लिया है, जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रैटिग्राफी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जब हम डेटिंग की बात करते हैं तो उसमें भी हम जियोलॉजी की विधियों को अपनाते हैं, या पेलेंटोलॉजी या फॉसिल होमिनिड्स के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार जो है जो हमारे फॉसिल्स, होमिनिड्स के फॉसिल्स या इवन जो दूसरे जीव जंतुओं के हमें फॉसिल्स मिलते हैं, उससे जब हम पर्यावरण के बारे में या एनवायरमेंटल चेंज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी हम जियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। डेटिंग में भी हम भूवैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेडियो कार्बन डेटिंग है या पेलियोमैग्नेटिज्म है या पोटेशियम आर्गन डेटिंग है। इसमें हम भूवैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं। साइट की लोकेशन में भी हमें जियोफिजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा पेट्रोलॉजी की जो साइंस है उसमें हम रॉक्स या जो मिट्टी के बर्तन हैं, रॉक्स जिन पर कि पत्थर के उपकरण निर्मित हैं या मिट्टी के बर्तन जो हैं, उनके विश्लेषण में पेट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आज की तारीख में जियो आर्कियोलॉजी या भूपुरातत्व एक उपक्षेत्र है जिसमें हम भूगोल, भूविज्ञान और अन्य अर्थ साइंसेस के तकनीकों और विषय वस्तुओं का उपयोग करके जो है पुरातात्विक संस्कृतियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा पुरातत्व का संबंध जो है वो
फिजिकल और केमिकल साइंसेस से भी है, क्योंकि अ, जो हमें मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, अ, उसको अगर हमें अध्ययन करना है तो उसके बारे में वो वस्तु कैसे बनी है, वो वस्तु कहाँ से आती है, जो हमें अवशेष मिले हैं वो अवशेष किस प्रकार बने हैं, उन अवशेषों को जिस मटेरियल से बनाया गया है वो कहाँ से मानव लाया, उसकी जो निर्माण तकनीक है वो किस प्रकार की थी। इन सब को जानने के लिए हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो तकनीक उपलब्ध है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जो मानव अवशेष हैं या जो जैविक अवशेष हैं, अ, उनके उनका रासायनिक या विश्लेषण या उनका फिजिकल विश्लेषण करते हैं। उसके अलावा हम उन पर जो अपक्षयी प्रक्रियाएं हैं, जो डाइजेनेटिक प्रोसेसेस हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, उससे उनका किस प्रकार मॉडिफिकेशन हुआ है, इसमें भी हम फिजिकल केमिकल साइंसेस का उपयोग लेते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन साइंस में भी फिजिकल केमिकल साइंसेस का बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा पुरातत्व में जीव एवं वनस्पति विज्ञान का भी बहुत बड़ा योगदान है। अतीत में मानव ने किस प्रकार से पेड़ पौधों का उपयोग किया या किस प्रकार से जीव जंतुओं के साथ जो है संबंध स्थापित किया, किस प्रकार से कौन से जीव जंतुओं का वो आखेट करता था, क्या खाता था, इन सब की जानकारी के लिए हमें ज़ूलॉजी या बॉटनी में जो विधियां हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें जो है आर्कियोबॉटनी और आर्कियोज़ूलॉजी ये दो स्पेशलाइजेशंस हैं जो डेवलप हुए हैं, जो हमें इस पर केंद्रित हैं। अगर हम बात करें आर्कियोबॉटनी की, तो आर्कियोबॉटनी में हम सिर्फ मैक्रोबोटानिकल अवशेष में आते हैं, जैसे कि पत्ते हैं, कोयले हैं, फलों के अवशेष हैं या अनाज के अवशेष हैं, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा। इन सब के जो हमें अवशेष मिलते हैं उनको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम माइक्रो बोटानिकल रिमेन्स पर भी फोकस करते हैं, जिसमें पॉलन और फाइटोलेट्स, परागकण या फाइटोलेट्स के द्वारा जो है हम अतीत में किस प्रकार का पर्यावरण था, किस प्रकार की जलवायु थी, ये जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मानव ने किस प्रकार से जो है भोजन प्राप्त किया, वस्त्रों का निर्माण किया, या ईंधन के रूप में पेड़ पौधों का प्रयोग किया, इसका भी हम आर्कियोबॉटनी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक विधि है जिसमें हम ट्री रिंग डेटिंग मेथड है, ये भी जो है हमें कालक्रम निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। अब अगर हम बात करें आखिरी में, तो पुरातत्व और नृविज्ञान या मानव विज्ञान का क्या संबंध है। अगर हम यूएसए की बात करें तो पुरातत्व जो है वो वहाँ पर मानव विज्ञान की एक शाखा है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के बाहर जो है अक्सर पुरातत्व को एक अलग क्षेत्र माना जाता है। अगर हम बात करें यूरोप में, यूएसए में या अमेरिका में, तो अमेरिका में आर्कियोलॉजी का जो विकास हुआ है वो अमेरिकी मूल निवासियों के इतिहास में
रुचि के कारण हुआ है, जबकि यूरोप में पुरातत्व जो है वो हिस्ट्री, क्लासिक्स और आर्ट हिस्ट्री से डेवलप हुई है। भारत में आमतौर पर पुरातात्विक अनुसंधान जो है वो प्राचीन इतिहास और संस्कृति विभागों द्वारा किया जाता रहा है। अ, और बहुत ही कम डिपार्टमेंट्स हैं भारत में जहां पर प्रागैतिहासिक पुरातत्व पर सक्रिय अनुसंधान हो रहा है। कुछ मानव विज्ञान विभाग भी हैं जहां पर प्रागैतिहासिक पुरातत्व में अनुसंधान हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व को कुछ लोग जो है मानव विज्ञान की शाखा के रूप में लेते हैं और कुछ लोग इसे इतिहास से संबंधित रखते हैं, प्राचीन इतिहास से संबंधित रखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक अलग विषय के रूप में लेते हैं। लेकिन इसका संबंध जो है मानव विज्ञान से पुरातत्व विज्ञान का संबंध जो है गहन है, क्योंकि पुरातात्विक मानव विज्ञान में भी हम मानव संस्कृतियों के बारे में, मानव के अतीत में मानव ने किस प्रकार मानव का व्यवहार रहा है, मानव ने किस प्रकार से पर्यावरण के साथ अनुकूलन किया है या सांस्कृतिक उद्विकास किस प्रकार से हुआ है, इस बारे में हम स्टडी करते हैं। तो पुरातात्विक मानव विज्ञान में जो है हम फिजिकल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं पास्ट कल्चर्स या अतीत में विकसित संस्कृतियों को समझने के लिए। अगर हम मानव विज्ञान की बात करें तो मानव विज्ञान में जो है हम ह्यूमन बिहेवियर और बायोकल्चरल एवोल्यूशन को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में स्टडी करते हैं, जिसमें हम मानव के बायोलॉजी और सोशल बिहेवियर को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं स्पेस और टाइम में। इसमें लिविंग सोसाइटीज और पास्ट सोसाइटीज दोनों का ही अध्ययन शामिल है। तो मानव विज्ञान जो है वो पुरातात्विक पुरातत्व से बहुत गहन संबंध है इसका। और अगर हम अमेरिका में बात करें तो वाइली और फिलिप्स ने 1958 में कहा था कि अमेरिकन आर्कियोलॉजी इज एंथ्रोपोलॉजी और इट इज नथिंग। अमेरिकी पुरातत्व नृविज्ञान है या कुछ भी नहीं है। लुई बिनफर्ड ने भी अपना एक लेख प्रकाशित किया था 1962 में, जिसमें उन्होंने उस लेख का शीर्षक था आर्कियोलॉजी एज एंथ्रोपोलॉजी। तो अमेरिका में आर्कियोलॉजी को हमेशा से एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट माना गया है, जबकि दूसरे यूरोप में और भारत में ऐसा नहीं है। वॉल्टर टेलर ने 1958 में कहा कि आर्कियोलॉजी इज नीदर हिस्ट्री नॉर एंथ्रोपोलॉजी। पुरातत्व जो है ना तो इतिहास है ना नृविज्ञान है, यह एक अलग डिसिप्लिन है जिसकी अपनी सेट ऑफ टेक्निक्स और मेथड्स हैं, और लेकिन इसका जो है परस्पर संबंध जो है वो मानव विज्ञान और इतिहास से जरूर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने ये जानने की कोशिश की कि पुरातत्व मानव विज्ञान क्या है। पुरातात्विक मानव विज्ञान जो है मानव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमने यह भी जानने की कोशिश करी कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, भारत में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और प्री हिस्टोरिक कल्चर्स का जो एक कालक्रम है उसके बारे में भी हमने थोड़ी सी चर्चा करी, जिसके बारे में विस्तार में हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके अलावा हमने यह भी जानने की कोशिश करी कि पुरातात्विक मानव विज्ञान का अन्य विषयों से क्या संबंध है, जिसमें कि इतिहास, भूगोल,
बॉटनी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से इसके संबंध के बारे में जानने की कोशिश करी। अ, तो अगर हम देखें कि पुरातात्विक मानव विज्ञान जो है इसमें बहुत तरह के स्पेशलाइजेशंस भी हैं जिनके बारे में हमने जानने की कोशिश करी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। नमस्कार।